हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। और हम क्या बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस in liquid phase becomes equal to vapor pressure of a substance in solid phase. That temperature is known as freezing point. ठीक है ना। तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट तो देखा, सब्सटेंस का क्या होता है, जब वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है। और ये नोटिस किया गया है कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है वो कैसा होता जाता है, लोअर हो जाता है या डिक्रीज होता जाता है। और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जब हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करें तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और भी ज्यादा लो हो जाएगा या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। जैसे हम पानी में सॉल्ट मिला देते हैं, ठीक है, या शुगर मिला देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको और समझते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है ना। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं, ये लिक्विड फेज है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ये हमारे प्योर सॉल्वेंट का कौन सा फेज है, लिक्विड फेज है। ठीक है। और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए किसके, सॉलिड फेज के, ठीक है ना, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये सब्सटेंस फ्रीज हो जाएगा। और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर of solvent in liquid phase at this stage becomes equal to the vapor pressure of the solvent in solid state या solid phase। तो इस समय इन दोनों के वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड स्टेट के कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए। ठीक है ना। और इस टेम्परेचर पर जब लिक्विड फेज ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड फेज ऑफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इक्वल हो गए हैं, उस टेम्परेचर को हमने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और उसको हमने डिनोट किया T नॉट F से। ठीक है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है। और अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाए तो क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जब प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाते हैं तब इस पॉइंट पर, तब ये जो है सॉल्यूशन कैसा होता है, फ्रीज होता है। तो हमने ये देखा कि प्योर सॉल्वेंट के जब वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड फेज में एक बराबर हो जाते हैं तब वो फ्रीज होता है। और सॉल्यूशन हमारा फ्रीज कब होगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाते हैं तब ये क्या हो जाता है, फ्रीज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, ये पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। और ये टेम्परेचर को हमने क्या बोला, TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब हमने एक चीज नोटिस की कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा था, और अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड हमने मिक्स कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो गया, लो हो गया या कम हो गया। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑब्वियसली हमने देखा कि ये सॉलिड प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आता है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया और इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल TF से डिनोट करते हैं।
ठीक है ना। तो क्या होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला एक हो गया हमारा, इसको हम नोट करके रखें। ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह डिप्रेशन इन पॉइंट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ एम। ठीक है, अब के एफ क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, ऐसे क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोला हमने, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये के एफ केबी की तरह किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, और के एफ की यूनिट क्या होगी, KF इज इक्वल टू क्या होगा, डेल TF अपॉन M। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी। ठीक है, ये केजी ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये आपकी यूनिट आ गई किसकी, केएफ की, या जिसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम मोलारिटी सॉल्यूशन के क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, या हम एज्यूम करें कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने 1 kg वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया है, तो हम KF को कैसे डिफाइन करेंगे, KF may be defined as the depression in freezing point when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of volatile solvent। ठीक है, तो हमने देखा ये क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, अपॉन द मोलारिटी या मोलार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और नेचर ऑफ कंसंट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को किससे कैलकुलेट किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से और लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से। अब हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमें ये पता है कि डेल टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, केएफ इनटू एम, मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलारिटी। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर WB मास जो है सॉल्यूट का, जिसका मोलर मास कितना है MB, उसको हम WA अमाउंट में सॉल्वेंट के डिसॉल्व करते हैं, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और अगर मास सॉल्वेंट का केजी में नहीं दिया हुआ और ग्राम्स में दिया है, तो उस केस में ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1000, मतलब न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कितना है MB। ठीक है, ये हो गया इनटू विद 1000 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमने क्या एज्यूम किया है, WA। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, मोलारिटी का फॉर्मूला। अब इस मोलारिटी के फॉर्मूले को हम इक्वेशन 1 में इंसर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो डेल TF ये ले लिया इज इक्वल टू KF, ये KF आ गया। ठीक है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, और इस M की जगह, मोलारिटी की जगह हम मोलारिटी का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, जो है WB इनटू विद 1000 अपॉन MB इनटू WA। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, MB मतलब मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एमबी को टीएफ की जगह ले आएंगे और टीएफ को एमबी की जगह इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो एमबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF into WB into 1000 by WA into del TF। इससे हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और किसकी हेल्प से मिला, हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से की हेल्प से मिला है, ठीक है। तो ये तो हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया किसकी हेल्प से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है फ्रीजिंग पॉइंट के, मगर जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस, या फिर ये पूछा जाता है व्हाई इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज सब्सटेंस। तो कार और फोर व्हीलर गाड़ियों की रेडिएटर जो होता है उसमें पानी का यूज होता है, ठीक है। और ये पानी जो है, अगर ये गाड़ियां ठंडे इलाके में जहां पर 0 डिग्री से कम टेम्परेचर या 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर ये पानी कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा रेडिएटर में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है, लाइक इथिलीन ग्लाइकोल। या ये बोल सकते हैं कि इथिलीन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द एंटी फ्रीज सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन अ रेडिएटर ऑफ कार और फोर व्हीलर्स टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वो फ्रीजिंग को अवॉइड कैसे करता है, जब एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस को हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होगा कि वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, और भी ज्यादा डिप्रेस कर देगा या फिर लोअर कर देगा, और वो पानी 0 डिग्री पर नहीं फ्रीज होते हुए लोअर टेम्परेचर पे होगा। और अगर मान लीजिए किसी जगह का टेम्परेचर -30 है, तो हम क्या करते जाएंगे, इथिलीन ग्लाइकोल की क्वांटिटी को वाटर में क्या करते जाएंगे, ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, जिससे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता जाए, और भी ज्यादा लो होता जाए, ठीक है ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल हम क्यों यूज करते हैं एंटी फ्रीज सब्सटेंस की तरह, क्योंकि इट डिक्रीजेस द और लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमने एक एप्लीकेशन देखा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, ये हमारा कंप्लीट हुआ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।